खान साहब तो ना बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, वो लंबी लंबी छोड़ते भी हैं, तो अपनी बात से भी बदल जाते हैं, यू टर्न भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब थोड़ा सा कंप्लीट हुआ जाके फटी अपनी लगा दी कि जी मैं लाया हूँ, नाम अपना लगाते हैं। तो इसी तरह के और बहुत सारे काम हैं, इनको फटी लगाने का बहुत शौक़ है। जो लोगों को खुशहाली मिली थी वो इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। तो इन्होंने एक छलांग मारी है नून लीग की तरफ, लेकिन वो अभी छलांग पूरी लगी नहीं है। इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि साहब के 3 वोटों पर खड़ी है। तारक चीमे ने नहीं था डाला, 1 वोट है इनका जो इन्होंने डाला है हमें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट हमजा खालिद एंड वेलकम टू माय चैनल गोल्ड स्टार हमजा खालिद। तो गाइस आज हमजा खालिद तो फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। तो गाइस आज हम बात करेंगे हर दिल अजीज शख्सियत नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब साहब सेनेटर हल्के 165 के उम्मीदवार MNA मुस्लिम लीग नून अंकल चौधरी साउद मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, आई एम फाइन, थैंक यू। अंकल आपने सियासत कब शुरू की? बेटा वैसे तो फैमिली में हमारे सियासत थी। मेरे फादर जो थे इधर के बहावलपुर के मेयर थे, 83 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो उसके बाद फिर वो MPA भी बने यजमान से। तो उसके बाद हमने कुछ अर्सा के लिए खामोश हो गए। फिर 2002 में मैंने दोबारा मैंने पहला इलेक्शन 2002। किस जमात से आपने इलेक्शन लड़ा? जी मैं तो स्टार्ट हमने लिया उस वक्त तो हमारा निशान जो था ना बस था, और उसके बाद 2003 में भी मैंने आज़ादी हैसियत से बाई इलेक्शन लड़ा था। इसका जो सीट एतजाज़ हसन ने खाली की थी, तो उसमें मेरा निशान 17 था। तो फिर उसके बाद जो भी इलेक्शन लड़ा वो फिर मैंने नून लीग के साथ लड़ा। लेकिन जो 17 पे लड़ा था वो भी नून लीग का इलेक्शन था, लेकिन उसमें क्योंकि उस ज़माने में एक अलायंस था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का, और उसमें जो सीट जीती हुई थी उसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करना था। तो हमारी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया, तो फिर मैं वो आज़ाद लड़ा था। उसके बाद फिर सारे अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से लेके अब तक सारे इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के निशान पे शेर पे ही लड़े। जी आपके वालिद साहब ज़मींदार थे या सियासतदान? वो आए तो मतलब कि हिंदुस्तान के ज़िला जलंधर है तो वहाँ से शिफ्ट हुए थे यहाँ पे। तो तब तो दादा अबू मेरे ज़िम्मेदारी थे, उनका कोई कारोबार से ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जब बहावलपुर इधर यजमान आके सेटल हुए तो फ़ौरन बाद ही 51 में मेरे वालिद साहब ने बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो फिर वो बिज़नेस में ही रहे, ज़िम्मेदारा उन्होंने नहीं किया। लेकिन बाद में जब वो काफ़ी अरसे बाद उन्होंने कुछ ज़मीनें लीं और फिर उसके ऊपर अपना वो ज़िम्मेदारा करते रहे। चौधरी तारक चीमा साहब मुस्लिम लीग नून में आ गए, वो आपकी मोहब्बत आपको उनकी खींच कर लाई है या फिर PTI तरफ से उनको दुख बहुत मिले, खान साहब से बहुत दुख मिले जो उन्होंने वो छोड़ने पर मजबूर हो गए? मोहब्बत तो उनको नून लीग से कोई नहीं है। उनको नून लीग से पहले वो पीपल्स पार्टी में होते थे। जी तब भी नून लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते थे सारे। फिर वो उन्होंने अपना किबला चेंज किया और वो फिर काफ लीग में चले गए। तो फिर वो काफ लीग से इलेक्शन लड़ते रहे। फिर वो मुशर्रफ के साथ उस वक्त इन्होंने ज्वाइन किया, काफ लीग भी मुशर्रफ की जमात ही थी तब। उसके बाद जब हालात बदले तो काफ लीग का अलायंस पीपल्स पार्टी से हो गया। फिर ये 2008 में परवेज़ इलाही जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो तब भी उधर से फ़ायदे उठाते रहे पीपल्स पार्टी से। फिर जब दौर PTI का आया तो PTI के साथ शामिल हो गए और PTI से फ़ायदे उठाते रहे। तो वो हर दौर के हालात के मुताबिक पहले अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कि अगली दफ़ा किसके आने के चांसेस हैं। तो अभी जब आपको पता है कि जब ये हुकूमत की चेंज हो रही थी तो उन दिनों में तमाम ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत रही थी और सारे मामला चल रहे। तो इन्होंने फिर कहा भी अब, और उनका कंपेटिटर भी जो मैं हूँ, मतलब पिछले 3 इलेक्शन तो हमने ही आपस में लड़े हैं, बल्कि समझे 4 वो जो मैंने आज़ाद भी लड़ा था वो भी इन्हीं के कैंडिडेट के मुकाबले में लड़ा था। तो इनको भी पता है और ये है कि नून लीग के अलावा और कोई इनसे कंपेटिटर नहीं है। तो इन्होंने एक छलांग मारी है नून लीग की तरफ, लेकिन वो अभी छलांग पूरी लगी नहीं है।
इंशाल्लाह रास्ते में है। वक्त बताएगा कि वो छलांग कहाँ तक पहुँचती है, जी। क्योंकि बाकी जमातों में तो शायद उनके लोग इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं थे उनके पास जो इनको अकोमोडेट करते रहे। जैसे PTI ने पिछली दफ़ा अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और तारिक बशीर चीमे की सपोर्ट की थी, इसी तरह पहले भी कुछ जब भी इनका कोई मौका बनता था तो ये यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाते थे, मुशर्रफ की गोद में बैठे, फिर इधर भी। महंगाई की बात की जाए तो अमीर तो बहरिया टाउन में प्लाट रोक करके अपना जो ना 5 साल निकालेगा, गरीब आम क्या करेगी? लेकिन ये एक जो चीज़ है ना महंगाई वाली, जी जी, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी मेन वजह क्या है। वजह ये है कि पहले आपको मियां नवाज शरीफ का दौर शायद याद हो तो उस दौर में बिल्कुल महंगाई नहीं हुई थी, अवाम बहुत खुश थी, अवाम खुश थी। लेकिन उसके बाद जो 3-3.5 साल आए इसमें मुसलसल महंगाई की उसकी मेन वजह जो ये थी कि इंटरनेशनल महंगाई भी तब उन 3-3.5 साल में इतनी नहीं थी, लेकिन हमारी जो अपनी मैनेजमेंट थी पाकिस्तान को चलाने की और पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर्स को डील करने की, वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई बच्चे चला रहे हो पाकिस्तान को। कोई सीरियस उसमें एफर्ट नहीं हुई और उसमें कर्जे लिए गए और उसके बाद मामला चलाए गए। लेकिन पिछले 2 साल से एक और फिनोमेना जो इंटरनेशनली आया, ये जब से एक तो यूक्रेन की वॉर लगी है उससे पहले भी थोड़ी कमोडिटीज़ की प्राइस जो है ना वो बढ़नी शुरू हो गई थी और ये तमाम कमोडिटीज़ की प्राइस इतनी बढ़ गई और ऊपर से जो एक डॉलर को हमने बिल्कुल खुला छोड़ दिया था। इवन इमरान खान के दौर में हम तो जब गए थे तब 100 का डॉलर था, जब हम तो डबल हो गए, इससे डबल से भी ऊपर हो गया। जी जी। तो वो महंगाई रुपए की सूरत में और बढ़नी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शुरू से कहते थे कि डार साहब ही एक ऐसे पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है जो हमेशा डॉलर को कंट्रोल में रखते हैं जी। तो अब वो वापस आए हैं, आपने देखा है कि कैसे डॉलर की एक किस्म की डेली की बुनियाद पे डॉलर कम होता जा रहा है और उन्होंने ये कह दिया कि ये 200 से नीचे मैं ला कर छोड़ूंगा। इमरान खान ने चिश्तिया में जलसा किया था, उधर भी ओनर ये बात की कि मैं बहावलनगर से बहावलपुर तक जो ये मुस्लिम लीग नून का किला इसको मैं फतह करके PTI का कर दूंगा। ये बहावलपुर में भी उन्होंने जलसे में बात की। आप और मियां अबलीगुर रहमान इसे बचा पाएंगे? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, खान साहब तो ना बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ते भी हैं जी। तो आपने उनका देखा होगा वो अपनी बात से भी बदल जाते हैं, यू टर्न भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं और जलसों में ख़ास तौर पे वो इतनी लंबी बातें करते हैं, अगले दिन उसी की तोसी करते हैं। ये एक सियासी गिमिक्स होते हैं, जो लीडर होता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल वो क्या कर रहे हैं इस एरिए को नून लीग का किला से तोड़ने के लिए, वो देखना होता है। हमारी नून लीग इंटैक्ट खड़ी है, हमारे कैंडिडेट्स इंटैक्ट खड़े हैं, कोई हमारा बंदा टूट के उनकी तरफ नहीं गया। एक चीज़, कैसे वो फतह कर लेंगे? ऑलरेडी हमारे पास कई जगह विनर लोग हैं, विनिंग कैंडिडेट्स मौजूद हैं। तीसरी चीज़ कि उन्होंने सिर्फ नारों से नहीं होगी, उन्होंने क्या डिलीवर किया है पिछले 4 साल में जिसकी बेस पे वो अवाम के पास जाएंगे। अभी तो है ना एक जलसे जुलूस चल रहे हैं, ये दिन ब दिन जलसे आ रहे हैं खान साहब के। खान साहब देखें, जलसे तो चलते रहेंगे जी, लेकिन जिस दिन आप बाकायदा इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं, जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं, तब आप इस वक्त जलसे में कोई आपका अपोनेंट नहीं खड़ा आपके सामने। जब आपका अपोनेंट खड़ा होता है, आप एक जलसा करते हैं, साथ ही अपोनेंट जाता है, वो बताता है भाई हम तो ये दे रहे थे आपको, इन्होंने 4 साल में आपको क्या दिया जिसकी हुकूमत थी जी। तो तब कंपैरिजन होगा कि जो तरक्की का सफ़र मियां नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने तय किया था, इमरान खान किधर था, या जो लोगों को खुशहाली मिली थी वो इमरान खान ने ख़त्म कर दी। तब बहस हो गई, बहस मुबाहसा होगा, गली में होगा, कूचे में होगा, हर जगह होगा, गांव में होगा बहस मुबाहसा, और फिर लोग फैसला करेंगे कि वोट किसको देना है। तो भी बड़ा वक्त है उस चीज़ में। ये नारेबाजी कुछ अरसे के लिए चलती होती है, लेकिन हकीकत जो है ना हमेशा वही सामने आती है इलेक्शनों में। मरियम बीबी साहिबा अदालतों से बरी हो गई, अगली वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से वो होगी। लेकिन ये फैसला मियां नवाज शरीफ ने करना जी। तो मियां नवाज शरीफ हमारी पार्टी के कायद हैं और वो जिसको भी वज़ीर आज़म नामज़द करते हैं पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो हमारी तो ख्वाहिश जो है, ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश है कि मियां साहब वापस आएँ, आके जो उनके ख़िलाफ़ नाजायज़ केस बने थे उनके फ़ैसले हों
उनको वहाँ से बाइज़्ज़त बरी किया जाए और उनको वो इलेक्शन लड़े। और इस वक्त पाकिस्तान के और दुनिया के जो हालात हैं, उसके बाद पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है उसमें एक तजर्बाकार प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा कोई इस पाकिस्तान में नहीं है। तो लिहाजा हमारी ख्वाहिश तो होगी कि मियाँ नवाज शरीफ खुद आके इलेक्शन लड़ाएँ और ख़ुद ही इस पाकिस्तान को मज़ीद कुछ अरसे के लिए चलाएँ, जब तक कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता। गुजरात मुस्लिम लीग काफ का मजबूत किला जो तो टूट गया है। हल्का 165 में काफ लीग का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखें, काफ लीग का तो अभी अपना मुस्तकबिल हमें नहीं पता, तेरा यजमान तो दूर की बात है कि आधी काफ लीग इस्लामाबाद में बैठी है, आधी काफ लीग लाहौर में बैठी है। उनको एक दूसरे का नहीं पता कि हमने एक दूसरे के साथ भी रहना है कि नहीं रहना, एक दूसरे चलना भी है कि नहीं। अच्छा, अब एमपीए भी काफ लीग के हैं, मैंने भी काफ लीग के हैं, वो उनके साथ नहीं है, वो उनके साथ नहीं है। तो एंड कहाँ होना, किसने, कौन सी काफ लीग ने इलेक्शन लड़ना है, कौन सी काफ लीग का मुस्तकबिल आप मेरे से पूछ रहे हैं? पहले तो ये वाज़ेह करें ना, ताकि मुझे पता हो कि चाहे शुजात वाली या परवेज़ इलाही वाली कौन सी काफ लीग ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, मुझे तो ये भी नहीं पता। चीमा साहब और इनके एमपीए का दावा कि हमारे काम बोलते हैं, वाकई तरक्याती काम बहुत ज़्यादा हुए हैं। देखें, बात यह है कि तरक्याती काम, जितने बड़े काम और जो पब्लिक वेलफेयर के काम थे ना, वो तो हुए हैं नून लीग के दौर में। उसकी मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि आज तक तारिक चीमा साहब पहले सूबाई लेवल पे भी वज़ीर रहे, फिर 2 दफ़ा ये भावलपुर के ज़िले के नाज़िम भी रहे, और फिर इनके अपने खुद भी एमएनए रहे। आज तक इन्होंने ज़रूरत भी नहीं हुई कि ये बात कैद कर सकें, लेकिन परवेज़ इलाही से अनाउंस करवा दिया कभी सुई गैस। तो सुई गैस इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, वो नून लीग लेके आए। जो ग्रिड्स में यहाँ पे लोड शेडिंग होती, ग्रिड जो बड़े बड़े ग्रिड्स थे उनको हमने, 2 ही ग्रिड थे हमारे इलाके में इस एटने 165 में, दोनों के दोनों अपग्रेड करके 120 पे ला के और उससे और फीडर्स बना के पूरा एक सिस्टम बनाया कि बिजली कहीं पे कम ना हो, और उसके अंदर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर छोटों को रिप्लेस करके लगवाए पूरे हल्के में। तो बिजली, सुई गैस, तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है उधर के लिए पानी। तो उसके लिए भी जो बड़ा काम किया वो नून लीग ने किया। ये है पब्लिक के काम ना जी, पब्लिक। तो नून लीग ने सबसे पहले उसके लिए पानी के लिए 6 अरब रुपए से, जो भावलपुर को पानी आता है, ये हमारे जजमान NA 165 में और भावलपुर में ये आता है मेरसी साइफन से जी। तो ये जो था मेरसी साइफन पे गुंजाइश ही नहीं थी कि ज़्यादा पानी, बारिशें जब होती हैं या ये जो गर्मियों का मौसम होता है, इसमें दरिया भरे हुए होते हैं, इनमें पानी भावलपुर तक आ सके। तो हमने एक गर्मियों के मौसम में तो हमने एक 1600 क्यूसिक की एक ट्यूब डलवाई, और ऑलरेडी ट्यूब्स 2-3 पड़ी हुई हैं, एक नई डलवाई, तकरीबन वो 6 अरब का प्रोजेक्ट था, ताकि इस इलाके में फालतू पानी जब हो तो आ सके, ताकि लोगों को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। चोलिस्तान है बहुत बड़ा, तो उनकी नहरें हैं, उनको पानी मिल सके। तो हमने ये सारा काम किया और उस दौर में हमने उसको चला दिया। इनके एमपीए डॉक्टर अफजल साहब तो कहते हैं कि हमने यजमान में बहुत ज़्यादा काम करवाया है, लाइटिंग वो करवाई है उधर रोड में। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो सिवाय जो उसका भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं रोड्स के नेटवर्क का, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े काम थे जिससे इंसान ने वहाँ पे रहना है, ठीक। उसके बाद जो मेजर काम था, जो सबसे बड़ा था, तालीम के लिए हमने बच्चियों की तालीम के लिए वहाँ पे डिग्री कॉलेजेस बनवाए। इन्होंने एक भी नया नहीं बनवाया। हमने 2 नए डिग्री कॉलेजेस बच्चियों के, एक टेल वाला और एक कुड़ वाला में बनवाया। इन्होंने एक भी नया नहीं बनवाया। हमने कितने हाई स्कूल जो थे उनको अपग्रेड करा के इंटर की क्लासेस लगवाई, कितने मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बनाया और कितने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया, वो सैकड़ों में है। इनके दौर में कितने हुए वो आप एक हिसाब लगा लें। बात ये होती है कि आप एक सड़क तो नज़र आ जाती है आपको, पानी आपको नहीं समझ आता। इधर की लाइफ लाइन है पानी, नीचे सारा पानी ब्रैकिश है, तो लाइफ लाइन तो पानी है, आमदन होगी तो इंसान जिंदा रहेगा ना। तो उसको जो फर्दर काम होना था, नहरों की रीमॉडलिंग, वो इन्होंने नहीं कराई। हमने अपने दौर में कि पानी की पाकिस्तान में कमी की वजह से तकरीबन 80% हमारे जो उधर के माइनर्स हैं वो पक्के करा दिए ताकि पानी आए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ तालीम, सेहत में
ट्रॉमा सेंटर हमने बनवाया वहाँ पे, डायलिसिस यजमान में हमने शुरू कराए। डायलिसिस के बाद वहाँ पे ऑपरेशंस जो होते थे वो नहीं होते थे, वहाँ पे डॉक्टर्स हमने पूरे किए और तमाम ऑपरेशंस वहाँ पे होने शुरू हो गए। ये उसी दौर की बात कर रहे हैं। अपने दौर में बताएं कि क्या आज भी उतने ऑपरेशन होते हैं जितने होते थे? तो हमने आरएचसी को अपग्रेड किया, हमने हर बीएचयू में अपना वहाँ पे पहुँचाया, हमने अपने हल्के में 2 नए बीएचयूज़ बनाए। ये सेहत की बात हो रही है। तो ये सारे काम किए। अब आ जाएं आप सड़कों की तरफ। जी जी। इन्होंने एक बहालपुर से यजमान सड़क बनाई है जिसका वो बार बार जिक्र भी करते हैं, डुअल कैरेज। जी जी। लेकिन जिस दौर में हम थे, पाकिस्तान को ये जो फार्म टू मार्केट रोड जो कारपेट थी वो देने वाला कौन था? शहबाज शरीफ। और जितनी रोड्स फार्म टू मार्केट हमारे दौर में बनी उसका शायद ये अशरे शीर भी नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ गाँव से निकलने वाली 1 किलोमीटर की और गाँव के अंदर थोड़ी सी दे दी, उससे नहीं बात बनती। फिर हमने 60 किलोमीटर्स की रोड, कारपेट रोड जो चौड़ी रोड होती है फ्रॉम यजमान टू अहमदपुर, वो पूरी रोड हमने दी। ये हमारे हलके में जो रोड नेटवर्क का स्टार्ट था वो हमारे दौर में हुआ। यानी ये जो दावा करते हैं ये नहीं करना चाहिए। दावा देखें, दावा करते हैं, चलो पैसों के हिसाब से कर लें। आजकल तो पैसे की वैल्यू नहीं ना। हमारे ज़माने में जो चीज़ 1 करोड़ की बनती थी अब 5 करोड़ की बनती है, तो 5 गुना पैसे ज़्यादा लाएंगे ये। लेकिन हमने जो पैसे लाए वो टारगेटेड थे कि ये प्रोजेक्ट करना है। सुई गैस लानी है तो इनके गांव में भी देनी है, शहर में भी देनी है, ये करना है। पानी देना है तो इनको देना है, तालीम देनी है तो देनी है, सेहत का देना है तो देना। तो हमने हर सेक्टर में, इन्होंने सिर्फ एक रोड सेक्टर में इन्वेस्ट करके, जो कि आप जब भी जाते हैं सामने चीज़ नज़र आती है, इन्होंने सिर्फ वो जो कहते हैं ना लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमने कर दिया है, वो दिखावा है। लेकिन बाकी जो काम है वो इन्होंने कोई भी नहीं किया। हमारी बड़ी नहर की रीमॉडलिंग थी जिसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वो सारे पैसे लैप्स होकर वापस चले गए जो हमारे दौर में रखे हुए थे। आज भी उन्होंने जो हमारे दौर की रखी हुई बिजलियां पहुंचानी थी वो भी आज रुकवाई हुई हैं कि ये इनके नाम से न लग जाए। तो ये इस किस्म के सिलसिले हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत सारी तरक्की हो सकती है, लेकिन इन्होंने खुद रुकवाई हुई है कि उसके ऊपर जो नाम है वो हमारा रहेगा। अभी भी वो ऐसी हरकतें करते हैं बहुत सारी। अभी पिछले दिनों चीमा साहब ने 1122 का इफ्तिताह किया जो कि हमारा प्रोजेक्ट था, हमारे दौर में पैसे आए, कंप्लीशन के करीब था, फिर ये रुका रहा, फिर एकदम थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, जाके फटी अपनी लगा दी कि जी मैं लाया हूँ। 1122 शहबाज शरीफ से नाम अपना लगाते हैं। तो इसी तरह के और बहुत सारे काम हैं। इनको फटी लगाने का बहुत शौक़ है, लेकिन लोग जानते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, किसने लगवाई। आज उधर चोलिस्तानियों के लिए अलॉटमेंट, अगर ये बीच में ना घुसते और ये बीच में जाके लोगों को रुकवाने की कोशिश ना करते तो आज चोलिस्तानी भी सारे जो थे वो अपनी अलॉटमेंट करवा चुके होते। हमने 2012 में उसी लेटर के ऊपर जो 2012 में शहबाज शरीफ साहब ने दिया था चोलिस्तान की अलॉटमेंट का, उसी पे अब भी ये अंदर से इनकी कोशिश ना हो, अब भी हम कोर्ट के थ्रू करा रहे हैं। हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये रुकनी नहीं चाहिए। हर गरीब चोलिस्तानी जिसकी ज़मीन नहीं है उसे आधा मुरब्बा ज़मीन चोलिस्तान में मिलनी चाहिए। तो अब भी इन्होंने रुकवा के फिर नई दरख्वास्तें करवा के मामले को रोका हुआ था। लेकिन हमने हाई कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ मिला और अब हम लोगों को इस काबिल हैं कहने के कि जो हमने अलॉटमेंट शुरू कराई थी वो इंशाल्लाह चंद दिनों में वो चोलिस्तानियों को अलॉटमेंट हो जाएगी। ये सच है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चीमा साहब के 3 वोटों पर खड़ी है? देखें, वो गुफ्तगू करते हैं चीमा साहब के अव्वल तो 3 वोट नहीं हैं, 2 ही हैं। वो 2 हैं। एक तो ये गलतफहमी दूर कर लें कि तीसरा उनके साथ कोई नहीं है। एक वो सालिक साहब हैं चौधरी शुजात साहब के बेटे और एक चीमा साहब। और आपको शायद ये भी ना पता हो कि इन्होंने 2 वोट नहीं दिए थे, इन्होंने 1 ही वोट दिया था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप इनसे किसी इंटरव्यू हो ना, पूछ लीजिएगा। तारक चीमा साहब ने वोट दिया था इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का, तो तब सालिक साहब ने वोट नहीं था डाला। फिर जब मियाँ शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर का वोट डलने लगा तो वो सिर्फ सालिक साहब ने डाला था, तारक चीमा ने नहीं था डाला। नहीं डाला तो मतलब 1 वोट है इनका जो इन्होंने डाला है हमें। और हम बने थे 3 वोटों से, 2-3 वोट हमारे ज़्यादा थे ना। ये ना भी डालते तो हम बन जाते थे। ये तो भाग के मिले हैं हमारे साथ। बातें गुफ्तगू इनकी ऐसे ही होती है कि जी ये हो जाता और वो हो जाता, मैं ना होता। लेकिन क्योंकि उस वक्त एक माहौल था, पार्टी ने फैसला किया था कि जो भी हमारे साथ आएगी, जो भी पार्टी हमारे साथ शामिल होगी, हम उनको अपने साथ लगाएंगे। तो ये लोग तो पहले दिन ही सबसे आगे होके आए थे।
तो इनको तो बहुत जल्दी थी हुकूमत में रहने की, तो लिहाजा इन्होंने साथ ज्वाइन किया। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो वज़ीर भी हैं, उसका उन्होंने पूरा मुआवजा भी लिया, वज़ीर भी बने हुए हैं, हमारे फाकी वज़ीर भी हैं, एक वोट पे 2 वज़ारतें मिल जाएं, और क्या चाहिए आपको। बहुत अच्छी। सर ताजगुल और सानिया आशिक में गुफ्तगू और खूबसूरती में एक नंबर पर कौन? यार मुझे तो नहीं पता, मैंने आज तक इधर ताजगुल देखी नहीं। सानिया जो है मेरी बेटियों की तरह है, बच्ची अपने घर की बेटी है हमारी वो, तो उसका क्या मैं हिसाब किताब करूँ। तो एक को देखा ही नहीं हुआ तो मुकाबला कैसे हो जाएगा। जी आप सुबह उठ के नाश्ता किसके हाथ का बना करते हैं? और यार सुबह तो उठ के मैं वैसे तो ज़्यादा नाश्ता नहीं करता, लेकिन जब भी एक तो कई अक्सर ट्रैवलिंग में होते हैं, लाहौर होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं, जिधर जो नाश्ता मिल जाए, मैं कोई इतना फसी नहीं हूँ कि जी किसी के हाथ का और ये ख़ास हो। अंडे होते हैं, स्लाइस होता है और एक आध जूस का गिलास होता है वैसे। अंकल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गाइस आपने देखा हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की और अंकल ने बहुत प्यारे प्यारे जवाब भी दिए, आपने सुने हैं। हमजा खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।